ये कहानी जो मिंगरोई की है, जो विक्टोरियन पीरियड के इंग्लैंड जैसी दिखने वाली वर्ल्ड में क्लैंड मोरेटे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं। इस वर्ल्ड में बियॉन्डर्स का एक सिस्टम है जो पोशन को कंज्यूम करके रिचुअल करके एबिलिटी हासिल करते हैं। अब क्लाइन को इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में नेविगेट करना होगा और उसके रहस्य साथ ही अपने खुद के लक्ष्य को अवेकन करना होगा। साथ ही साथ वापस जाने का रास्ता भी खोजना होगा। वापस जाने का रास्ता खोजते खोजते उसको ऐसी पावर, स्ट्रेंथ, स्किल हासिल हो जाती है जो उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है, बियॉन्डर्स के वर्ल्ड में इंसान कई तरह के वेरियस बियॉन्डर्स एबिलिटी हासिल कर सकता है। पोशन लेने से असेंशन पाथ को पूरा करने के लिए, डिविनिटी के लिए इसके 22 रास्ते हैं। सीक्वेंस 9 से शुरू करो। सीक्वेंस के नंबर जितने कम होंगे, बियॉन्डर्स की एबिलिटी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पावरफुल सीक्वेंस बियॉन्डर्स को गॉड की पावर हासिल हो सकती है। इस इवोल्यूशन को अब कहा जाता है पाथ ऑफ द डिवाइन। फिफ्थ एपिक द आयरन एज, 9 सितंबर 1949। जिसके बाद हम एक खौफनाक मंजर का सीन देखते हैं जहां पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता कि संसार मोह है, केओस निरंतर है, सुप्रीम एग्जिस्टेंस एक डिवाइन ब्लेसिंग है। डेप्रिवेशन के साथ, फिल्थ के साथ, डार्कनेस के साथ बेकार स्ट्रगल करना, अननोन अवेकन होगा। ब्लास्फेमी का आरोप सेफ्ट डिवोशनली क्रिप्स है। मैं सभी लैंप्स की बलि चढ़ाऊंगा। स्वागत है मेरे लिए जो है डिविनिटी। एपिसोड 1 द फूल। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसके पास अजीब से क्रिएचर चिपके हुए थे। फिर वो एक उजाले के साथ वो क्रिएचर उसे मार देते हैं। जिसके बाद उनके टेंटिकल बाहर आते हुए किसी की तरफ काफी तेजी से जा रहे थे। इसी के साथ हमारे हीरो की आंख खुल जाती है। फर्स्ट एपिक 28 जून 1349। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता कि मैं कहा हूँ, ये एक बुरा सपना था। फिर वो अपने सामने गन देखकर घबरा जाता है। उसी वक्त उसके माथे में कुछ होने लगा था जो देखकर साफ साफ समझ में आता है कि इस बॉडी के रियल ओनर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। जिसके बाद उसको कुछ मेमोरीज नजर आने लगती है। तभी एकदम से कोई उसका नाम पुकारते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ धर देता है, जो देखकर वो डरते हुए पीछे मुड़ने के साथ कहा कौन है। पर जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद हम उसके पीछे एक शख्स को देख पाते हैं पर वो उसको नहीं देख पाता। साथ ही साथ क्लाइन अपना चेहरा बड़े ध्यान से आईने में देखने के साथ कहता है, क्या ये मैं हूँ? इसका मतलब मैं क्लाइन हूँ। मैं ट्रांस माइग्रेटिंग हो चुका हूँ और उसके बाहर की तरफ एक बंदा मरा हुआ था। जिसके बाद हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अपने कैप्टन को बताता है 2 लोग मर चुके हैं जिनका नाम वेल्च और नाया था। वो कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। ऑन द स्पॉट को देखते हुए ऐसा लगता है लेकिन ब्लैक डिविनेशन की गई थी या किसी बियॉन्डर की बलि दी गई। नतीजा यह निकल के आता है कि इवल फोर्स अवेकन हो गई है और ये लड़का क्लाइन मोरेटी है, उन मरे हुए लोगों का क्लासमेट। उसके मॉम डैड मर चुके हैं। वह अपने भाई बहनों के साथ रहता है। जिसके बाद मिंगरुई, जो उसकी सोल का नाम है, वो बता रहा था क्लाइन मोरेटी आवा काउंटी के टिगेन सिटी का सिटीजन है। नॉर्थन कॉन्टिनेंट के लॉयल किंगडम में हिस्ट्री का एक फ्रेश ग्रेजुएट। एंशिएंट फेसिक और हर्मिस में प्रोफिशिएंट। 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया था। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें एक एंशिएंट नोटबुक मिली है। 20 जून को हमने पहला पन्ना समझ लिया। यह फोर्थ एपिक की एक नोटबुक है। जून 21, 22, 25 एंटीमीनस ब्लैक एम्परर, टूडोर किंगडम, हार्नियस माउंटेन रेंज। जून 26, क्या ये सभी अजीब बातें सच हैं? जून 28, 27 तारीख को कोई एंट्री क्यों नहीं है? जिसके बाद उस किताब के पन्ने एक पेज पर आकर रुक जाते हैं, जिसको देखने के बाद क्लाइन कहा, हैमिज, हर कोई मारा जाएगा। मुझे मिलाकर क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा? उसने ऐसा क्या देखा होगा? उसी वक्त कोई क्लाइन का नाम पुकारता है, जो सुनकर वो तुरंत उस लैंप को कपड़े से ढककर साथ ही अपनी नोटबुक को बंद कर देता है। तभी उसकी नजर अपनी गन पर चली जाती है। यहाँ तक कि वो पर्सन क्लाइन के कमरे में आ चुकी थी और ये लड़की क्लाइन की छोटी बहन है जो बैकलेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और इसका नाम मोलिसा मोरेटी है। तभी उसकी बहन क्लाइन से कहती कि क्या तुम फिर से सारी रात जाकर पढ़ाई कर रहे हो और तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसकी इस बात का जवाब देते हुए क्लाइन बताने लगा, मैं इसलिए जगा हूँ क्योंकि मैं सफाई कर रहा था। साथ ही साथ उसने उस गन को अपने पीछे छुपा रखा था। पर जब वो उस गन को ड्रॉर में गिराता है तो उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन रुक चुकी। जिस पर क्लाइन सफाइयाँ देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह टूट गया है। जो सुनकर मोलिसा उसकी क्लॉक को ठीक करने लगी थी। पर क्लाइन अपने मन में कहा, तिरस्कार और त्याग की भावना। उसने उसे ऊपर खींचा। क्या उसे टाइम एडजस्ट नहीं करना चाहिए? लेकिन वो उसे ठीक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लाइन का कहना है, क्या वो अपने बेवकूफ भाई की देखभाल करती है? पर वो लालटेन को साफ करने के साथ कहता है, घाव लगभग ठीक हो गया है। ट्रांस माइग्रेटिंग का कोई फायदा भी हुआ है या नहीं? लेकिन टेम्पल में गोली मारी और
और इसे सुसाइड का नाम दिया गया। हालांकि क्लाइंट की यादें बिखरी हुई हैं और कई डिटेल खो गई हैं। मैं बेफिक्र हो सकता हूँ और इसका संबंध उस एंशिएंट नोटबुक से है। तो फिर मेरे ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में क्या? हाल ही में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मैं काम पर बस बदकिस्मत था। ठीक है, मैं रात के खाने से पहले लक इनहेंसमेंट रिचुअल किया और वो अपनी इस दुनिया में खो पाता। तभी उसकी बहन उसका खाना लेकर आ जाती है। साथ ही मोलिसा उसकी ऐसी हालत को देखकर कहती है, अगर तुम परेशान हो तो बस बिस्तर पर लेट जाओ। ठीक है, तो मैं स्कूल जा रही हूँ। फ्रेश ब्रेड को खाना याद रखना क्योंकि यह 8 पाउंड का है। साथ ही यह गर्मी में काफी जल्दी खराब हो जाता है। वैसे कुछ लैम्ब का मीट और मटर ले आना। साथ ही तुम नौकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटर के साथ लैम्ब बनाऊंगी और मैं घर थोड़ा देर से पहुंचूंगी, इसलिए मेरा इंतजार करना। ये कहने के बाद वो स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ खड़ा क्लाइंट माफी मांगते हुए कहता है कि जब तक तुम वापस आओ तो हो सकता है कि मैं वहाँ ना रहूं। जिसके बाद क्लाइंट उस ब्रेड को धरकर अपनी गन को बाहर निकालते हुए बोला। रिवॉल्वर की आवाज काफी तेज होती है, लेकिन मोलिसा ने अगले कमरे में ये बात सुनी ही नहीं। मैं जितना ज्यादा समय यहाँ रहूंगा उतना ही अधिक खतरा होगा। बेहतर होगा कि मैं कोशिश करूँ लक इनहेंसमेंट रिचुअल को फिर से करने की, यह देखने के लिए कि क्या मैं वापस ट्रांसमाइग्रेट कर सकता हूँ। पर मुझे उम्मीद है कि मैं रात के खाने तक घर वापस पहुँच जाऊंगा। अगले सीन में क्लाइंट शॉप ओनर को पैसे देते हुए कहता है कि मिस स्प्रिन 8 पाउंड की एक ब्रेड। तभी स्प्रिन बताती है, क्लाइंट क्या तुम ग्रेजुएट हो गए हो? जिस पर क्लाइंट एग्री था। तभी स्प्रिन कही, तुम काफी आउटस्टैंडिंग हो। मुझे विश्वास है कि तुमको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और तुम किसी नई जगह पर चले जाओगे। दूसरी तरफ एक बंदा क्लाइंट को देखकर रुक जाता है, लेकिन इसके बारे में जैसे ही उसको पता चला तो वो मिस्टीरियस बंदा तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तभी वो उसको कई सारी ब्रेड देते हुए कहती, कम से कम तुम्हारे पास अपना बाथरूम तो होना ही चाहिए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कहा, मिस स्मिरिन आज तुम एक लाइवली यंग वुमेन की तरह लग रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद हम एक चूहे को देखते हैं जो ऊपर की तरफ भागता ही जा रहा था। इसी के साथ हमें एक खूबसूरत किंगडम दिखाया गया, आयरन और क्रॉस स्ट्रेट टेगेन सिटी लॉयन किंगडम। नीचे की तरफ क्लाइंट रास्ते में सोच रहा था, सूरज एक जैसा ही दिखता है। अगर क्रिम्सन मून इतना अजीब नहीं है तो यह पैरेलल यूनिवर्स की तरह लगता है। उनके साइड में कुछ लोग ताश खेल रहे थे, जिनको देखकर क्लाइंट अपने मन में कहा, लैंडलॉर्ड गेम। हाँ, ये उनके पास लैंडलॉर्ड गेम भी है। मुझे लगता है कि 100 साल पहले इंटिस एम्परर रोसेले गुस्वा ने इसको इन्वेंट किया था। उन्होंने टैरो रीडिंग और स्पिनशिप को भी इन्वेंट किया और एल्बोट में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल को प्रमोट किया। ज्यादातर नोबल की तरह एम्परर रोसेले गुस्ताव सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि वह एक ट्रांसमाइग्रेट थे। उसी वक्त उसका एक सिक्का गिर जाता है जिसको लेने के लिए वो आगे ही बढ़ रहा था। तभी एक पर्सन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो देखकर क्लाइंट अपने रिवॉल्वर को तैयार कर चुका। पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो जोकर से दिखने वाला बंदा सर्कस पैम्पलेट दे रहा था। साथ ही वो उसको बताने लगा, हम आज रात तुम्हारे ही अराइवल का इंतजार कर रहे हैं। पर क्लाइंट उसको मना कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जोकर उसका पीछा करने लगता है, जो देखकर क्लाइंट काफी तेजी से भागने लगा था। पर रास्ते में उसे एक और बंदा पहचान लेता है। साथ ही उसकी कैट की आंख बदलते हुए वो एक चूहे का पीछा करने लगती है, लेकिन वो चूहा भागते हुए क्लाइंट के पास से निकल गया। जबकि क्लाइंट एक झोपड़ी में चला जाता है, यहाँ तक कि वो उसको देख रहा था कि वो जोकर उसके पीछे अभी भी आ रहा है या नहीं। तभी झोपड़ी के अंदर एक लेडी अपने क्रिस्टल बॉल को चमकाते हुए बताती है, खोया हुआ लैंप इधर आओ अपने फ्यूचर के साथ गाइडेंस के लिए। बाहर की तरफ जेनकिंस काफी तेजी से उस झोपड़ी की तरफ ही आ रहा था, पर वो अपने सामने एक बंदे को देखकर तुरंत 9-2-11 होने लगा। दूसरी तरफ विच कह रही थी, डेस्टिनी प्रोफाउंड है और यह अनप्रेडिक्टेबल है। टैरो कार्ड तुम्हारी मदद कर सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट कहा, मिस्ट्री पर नजर डालो, वह अर्थ पर मौजूद क्रिएचर के समान है। एम्परर रोसेले जरूर एक ट्रांसमाइग्रेटर होगा। दूसरी तरफ बैठी विच उसको बताती है, आज के तुम मेरे पहले कस्टमर हो, इसलिए यहाँ आकर बैठ जाओ। जो सुनकर क्लाइंट बैठ गया था, पर वो उससे पूछा, क्या ये फ्री है? लेकिन विच उसकी बात का जवाब ना देते हुए अपने ही ख्यालों में बड़बड़ा रही थी। ये बात सुनकर क्लाइंट बोलने लगा, रुको, मुझे फिर से पूछना है, कार्ड के एक्सप्लेनेशन करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मुफ्त है? उसकी इस बात पर विच एग्री थी। इसी के साथ वो उसका फ्यूचर प्रोडक्ट करने लगी थी। साथ ही वो उससे पूछती है, तुम क्या जानना चाहोगे? जिस बात पर क्लाइंट बताता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस बात का जवाब देते हुए विच कही, पास्ट कार्ड फिर से सफल करो और अपने मन में सवाल पूछो। इस पर क्लाइंट बताता है, मैंने पहले से ही यह कर लिया है, तुम शुरू कर सकती हो। जिसके बाद विच एक मंत्र फूकने के साथ एक एक करके उसके सामने कार्ड धरने के साथ कहती है, यह तुम्हारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यह तुम्हारे प्रेजेंट को और ये तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है मिस्टर, फ्री ऑफ चार्ज, तुम कौन सा कार्ड पहले देखना
चाहते हो। जो सुनकर क्लाइंट प्रेजेंट कार्ड को सेलेक्ट करता है, जिसके बाद बीच उसका सेलेक्ट किया गया कार्ड दिखाती है जिसमें लिखा था द फूल। साथ ही साथ वो कार्ड साइन करने के साथ वहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें होने लगी थी। लेकिन क्लाइंट अपने कार्ड को देखकर मन में कहा द फूल टैरो कार्ड का डेक 0, यह सभी नई शुरुआत की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी वक्त एक और बीच आते के साथ उस लेडी से कहती है, अरे तुम फिर से मेरी तरह क्यों बनने की कोशिश कर रही हो? ध्यान रखो कि तुम केवल जानवर को वश में करने वाली लड़की हो। जो सुनकर क्लाइंट अपने मन में कहने लगा, सीरियसली वह एक बीस्ट टेमर है, एक बीस्ट टेमर प्रोडक्टर नहीं बन सकता। पर वो बीच उस लड़की पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से भगा रही थी। उसी वक्त उस झोपड़ी में वो ही पर्सन आ जाता है जो कुछ देर पहले बाहर खड़ा था, लेकिन जब वो अंदर घुसा तो उससे पहले ही क्लाइंट वहाँ से जा चुका। जो देखकर वो बंदा स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की एक किताब को देखते हैं जिसमें लिखा था, इंटरनल ब्लेजिंग सन, स्टॉर्म का लॉर्ड, नॉलेज और इंटेलिजेंस का गॉड, इंटरनल नाइट गॉडेस, अर्थ मदर, कॉम्बैट का गॉड तथा स्टीम और मशीनरी के गॉड। फिफ्थ एपिक में मान्यता प्राप्त 7 गॉड हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्लाइंट के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर क्लाइंट के हाथों में सेलेस्टियल फर्थी तालिस्मान थे, जिसे देखकर वो कहता है कि चाहे वह लक इनहेंसमेंट हो या ट्रांसमाइग्रेशन रिचुअल, प्लीज मुझे घर जाने दो। जो कहने के बाद क्लाइंट चारों ब्रेड पर तालिस्मान लगाने के साथ उसको अपने कमरे के चारों ओर धर देता है। साथ ही साथ वो कहा कि चारों कोनों में 4 स्पेशल खाने को रखो, कमरे के बीच में खड़े हो जाओ। एक सीक्वेंस बनाने के लिए 4 कदम एंटी क्लॉकवाइज चलो। इसी के साथ वो अपना रिचुअल शुरू करने के साथ कहा, सेलेस्टियल वर्थी, सेलेस्टियल वर्थी। और वो जब भी एक कदम आगे बढ़ाता तो सेलेस्टियल वर्थी का नाम पुकारता। दूसरी तरफ उसके तालिस्मान में हलचल होने लगती है। आखिरी कदम रखते हुए वहाँ पर पेज हवा में उड़ने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर हमें करवा को देख पाते हैं जो काफी तेजी से कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ क्लाइंट का रिचुअल खत्म होने के बाद उसको लगने लगा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है और वो दर्द इतना ज्यादा तेज था कि उसके पसीने छूटने लगे थे। साथ ही साथ उसका तालिस्मान पूरी तरह से राख में बदल जाता है। जिसके बाद सामने आया रेड स्टोन जो पेनिट्रेट हो जाता है। उसके टूटते ही क्लाइंट का रिचुअल शुरू हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उसको असहनीय दर्द होने लगता है और एक जोर की चीख के साथ क्लाइंट एक मिस्टीरियस जगह पर जा पहुंचा जहां पर काफी सारी स्पिरिचुअल बॉल थी। उसी वक्त वहां पर इन और यान एनर्जी फॉर्म क्लाइंट के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। साथ ही साथ हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो मिरर को देखकर कह रही थी, मिरर ओ मिरर, हॉल फैमिली के नाम पर मैं तुम्हें जगाने के लिए बुलाती हूँ। इसी के साथ एक और बंदे को दिखाया गया जिसके पास एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था और वहाँ पर तूफान भी आ जाता है। साथ ही साथ उन दोनों के ट्रेजर ने उनकी कॉन्शियस को टेलीपोर्ट कर दिया था। दूसरी तरफ क्लाइंट के सामने इन और यान एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लेकिन वो एकदम से बिखरते हुए एक लड़की का रूप ले लेती है और वो अपने सामने क्लाइंट की शैडो को देखकर हक्का बक्का हो गई थी। अगले सीन में ब्लू एनर्जी से क्रिएट किया गया वही बंदा क्लाइंट की शैडो को निहार रहा था। तभी लड़की क्लाइंट की शैडो को देखकर कहती है, सर माफ करना पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? जबकि क्लाइंट को यकीन नहीं हो रहा था कि इन दोनों को मेरे दोबारा समन किया गया है। अपने सवाल का जवाब उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है, क्या तुम इस डिवाइन रेलम के मास्टर हो? पर जब वो उसके मुंह से डिवाइन रेलम का नाम सुनता है तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना सराइन के डिवाइन रेलम नहीं हो सकता, उसका ये कहना ही था। तभी वहाँ पर काफी सारे पिलर खड़े होने लगते हैं। साथ ही वो एक शेप में पैलेस का आकार ले लेता है जो देखकर क्लाइंट बताता है कि लॉ प्रोमलगेशन और इम्बॉडीमेंट रूप को लागू किया जा सकता है। क्या ये हो सकता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं ग्रेफो गेम हैक के रूप में? जो कहते ही वो वहाँ पर काफी बड़ी टेबल को क्रिएट कर देता है। जबकि वो पर्सन क्लाइंट से कहा, सर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? इस सवाल को सुनकर क्लाइंट सोच में पड़ गया था कि मैं कौन हूँ। तभी वो दोनों उसके चारों ओर काफी तेजी से घूमने लगते हैं। फिर सामने आया मिंगरुई और क्लाइंट की स्पिरिचुअल बॉडी जो एक साथ मिलकर एक नया रूप ले लेती है, जिसको देखने के बाद क्लाइंट समझ चुका था कि मैं कौन हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए थ्रोन पर बैठने के साथ कहा, तुम मुझे इस प्रकार से संबोधित कर सकते हो। जो कहते ही वहाँ पर काफी सारी स्टोन चेयर क्रिएट होने लगी थी। साथ ही वो कहा, दे फूल, यह एक अटेम्प्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लड़की हैरान होने के साथ फूल से कहती है, क्या तुमने अटेम्प्ट पूरा कर लिया? अब हम जा सकते हैं। उसके इस बात का जवाब देते हुए क्लाइंट बोला, अगर तुम मुझसे ऑफिशियली तौर पर पूछो तो मैं तुम्हें अब घर भेज सकता हूँ। जिसके बाद पैरेलल वर्ल्ड में मिंगरुई कहता है, वह आवाज किसी भोली भाली टीनेज लड़की की लगती है। जहाँ तक दूसरों की बात है वह शांत और अलर्ट लगती है, यह बताना मुश्किल है। नीचे की तरफ लड़की कह रही थी, यह कितना मजेदार एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे मिस्टीरियस स्पिरिचुअल मिरेकल की कामना करती रही हूँ। मिस्टर फूल, मुझे बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन बियॉन्डर के बारे में क्लाइंट को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो उस बंदे से कहता है, जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है मैं तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। फिर वो पर्सन धीरे से बोला, कमरे के उस
उस पर बैठी लड़की नोयान लोबल जैसी दिखती है और मैं दूर मौजूद सोनिया सी से हूँ। हम मीलों दूर है। मिस्टर फूल ने ये कैसे किया? ये सब सोचने के बाद वो बंदा बैठने के साथ बताता है, तुम नोयान से हो है ना? बियॉन्डर बनने के लिए स्वर नाइट गोडेस से जुड़ जाओ, चाहो तो स्टॉर्म का गॉड या अदर चर्च। हालांकि ज्यादा लोग कभी भी बियॉन्डर नहीं बन पाते। बियॉन्डर मौजूद है, वह अभी भी लड़ रहे हैं बढ़ती डार्कनेस के खतरे के विरुद्ध, जिसका जवाब देते हुए लड़की कहती है, लेकिन मैं अपनी आजादी खोना नहीं चाहती। जो सुनने के बाद बंदा बताता है कि रॉयल के पास जाओ या मिलेनियम नोबल, पर वो लड़की उससे कोई और रास्ते के बारे में पूछती है, जिस पर वो बंदा कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक्चुअली मेरे पास 2 सीक्वेंस और 9 पोशन है, एक को सेलर और दूसरे को ऑडियंस कहा जाता है। तुमको डीप ऑब्जर्वेशन मिलेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट अपने मन में कहा, यह अलग अलग डिफरेंट वाली स्पिरिचुअल पावर जैसा लगता है। सीक्वेंस एबिलिटी लेवल को दर्शाता है। क्या ग्रे फॉग और मिरर इनकार्नेशन किसी तरह की बियॉन्डर पावर है? तभी वो लड़की का कहना है, मिस्टर फूल, मैंने इस जेंटलमैन के साथ एक डील किया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम हमारे समझौते के गवाह बन सकते हो? वैसे क्या तुम कुछ और होस्टिंग ऑर्गेनाइज करना चाहोगे? साथ ही साथ वो बंदा बताता है, सर आपके पास इमेजिनेशन के परे पावर है, लेकिन कमरे के उस पर बैठी वो नोबल लड़की और मैं शायद छोटी मोटी बातें संभाल सकते हैं जिससे तुम निपटना नहीं चाहोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट अपने मन में कहा, बार बार होने वाली असेंबली से मेरे सीक्रेट एक्सपोज होने की संभावना रहती है, लेकिन मिस्टीरियस रिलम कॉन्टैक्ट से इससे मेरे घर जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। मुझे अननोन के कारण अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। ये सब सोचने के बाद क्लाइंट बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, हर सोमवार दोपहर 3 बजे अपने आप को रखने की कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि हर सोमवार दोपहर 3 बजे उनको यहाँ पर आना होगा। जिस पर एग्री करने के साथ लड़की बताती है, क्या हम कोड नेम भी तय करना चाहिए? आखिरकार हम अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिवाइन रेलम के बाहर की तरफ कोई बंदा क्लाइंट का गेट नॉक कर रहा था, जिसकी वजह से क्लाइंट का सर घूमने लगता है। साथ ही उसकी सोल डिवाइन रेलम में होने की वजह से वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता। जबकि वो लड़की कह रही थी, चूंकि मिस्टर फूल का कोड नेम एक टैरो कार्ड पर रखा गया है, तो मैंने डिसाइड कर लिया मेरा कोड नेम जस्टिस होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा अपना कोड नेम हैंडमैन धर लेता है। दूसरी तरफ क्लाइंट अपना स्टेमिना खोने लगा था, तभी एक आवाज बताती है, ऐसा कहा जाता है कि एम्परर रोसाले ने ब्लास्मी स्लेट देखी थी, ताश के उस डेक में 22 रूट के सीक्रेट छिपे हैं। तभी क्लाइंट कहा, बस करो। जो सुनकर वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। साथ ही क्लाइंट कहने लगा, इसी के साथ हमारी यह सभा यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद वो दोनों अपनी बॉडी में चले जाते हैं। साथ ही साथ उनका आर्टिफैक्ट चकनाचूर हो गया था। दूसरी तरफ क्लाइंट की सोल उसकी बॉडी में आ चुकी थी। फिर वो उठने के साथ उससे पूछता है, कौन है? जिस पर वो पर्सन बताता है, पुलिस। जो सुनकर क्लाइंट तुरंत अपनी गन को छुपाने के साथ उस नोटबुक को किताबों के बीच धरते हुए झांकने लगता है कि कौन सी पुलिस है, और वो था इंस्पेक्टर। जिसको देखने के बाद क्लाइंट अपना हुलिया बिगाड़ते हुए गेट खोलने के साथ कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सो रहा था। पर उस आदमी को देखकर क्लाइंट कहने लगा, तुम ही वह आदमी हो जो चौक में मेरा पीछा कर रहे थे। और ये बंदा ओहावा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट लोयन लियोनार्ड मिशेल है। फिर वो अपना लाइसेंस दिखाने के बाद उसके कमरे में चला जाता है। साथ ही साथ उसके संग एक और बंदा आया था जो उसका सीनियर है और इसका नाम लोयन डन स्मिथ है। तभी उसकी आंख में हम एक अजीब सी पावर देख पाते हैं। अपने सामने इतने बड़े ऑफिसर को देखकर क्लाइंट घबराते हुए कहा, क्या नाया और वेल्च ने सचमुच अपनी जान ले ली? जिस पर स्मिथ बताता है कि वहाँ के मंजर को देखकर लगता है कि हाँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट अपने मन में बोला, वह उसे सुसाइड कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर भूत सवार हो गया हो। जबकि मिशेल उसकी किताब को पढ़ने के साथ कहता है, कौन सी अजीब बातें और ये सेंटेंस, हर कोई मर जाएगा मुझे मिलाकर, इसका क्या मतलब है? ये बात सुनकर क्लाइंट के पसीने छूटने लगे थे, पर वो खुद को संभालते हुए बताता है, नो आइडिया, मुझे याद नहीं आ रहा स्पेशली करंट इवेंट के बारे में। जिस बात पर स्मिथ कहा, ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि तुम वहाँ पर आए थे 27 तारीख को मिस्टर मैकगर्वन के घर पर। इस पे क्लाइंट बोलता, तो मैं वहाँ गया, पर तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं अपनी डायरी पढ़कर केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। फिलहाल वो कहने लगा, मिस्टर मैकगर्वन ने अपनी रिवॉल्वर खो दी, मुझे विश्वास है कि हम उसे यहाँ पाएंगे। क्या मैं सही हूँ मिस्टर मोरालिटी? जिस पर क्लाइंट उन्हें बता देता है कि वो वहाँ स्टोव में है। तभी स्मिथ उससे पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? जिस पर एग्री करने के साथ क्लाइंट बताता है, कल आधी रात को मैं जागा और खुद को पाया मैं मेज पर ऐसे लेटा था जैसे कि मैं सुसाइड करने में नाकाम हो गया हूँ। इसके बाद मैं कुछ मेमोरीज भूलने लगा। तुम कह सकते हो कि मैं ईमानदार हूँ। उसकी कहानी सुनने के बाद स्मिथ कहता है, यह मेरी कटौती पर फिट बैठता है। हालांकि यह व्यर्थ है, तुमको साइकिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। तुमको अपनी खोई हुई यादों को फिर से हासिल करने के काबिल होना ही चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइंट अपने मन में बोला, साइकिक, क्या वो अर्थ पर मेरी यादों को खोदना चाहता
है। तभी मिशेल बताता कि तुम काफी लकी हो, हमें तुमको जिंदा और फिट देखकर काफी खुशी हुई। आखिरकार आमतौर पर कहें तो ऐसी घटनाओं से गुजरने के बाद सभी संबंधित पार्टी के लिए नॉर्मल बात है मर जाना। फिर वो उसकी नोटबुक धरने के बाद वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद क्लाइन एकदम खामोश खड़ा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर वो उनके पीछे पीछे आ जाता है। साथ ही साथ क्लाइन अपने मन में कहा कि अगर उनको पता चल गया कि मैं ट्रांस माइग्रेटर हूं, तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जहां पर एक बच्चा ब्रेड चुरा कर भाग रहा था और वो वहां से आगे निकल पाता उससे पहले ही स्मिथ उसको पकड़ लेता है। इसके बाद उन्होंने राते के साथ उसको पकड़कर अपनी ब्रेड लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच्चा छटपटाते हुए अपने सामने वाली लकड़ी पर लात मार देता है, जिसकी वजह से उनका घोड़ा डर गया था और इस चीज का मौका पाकर क्लाइन वहां से भाग चुका, जिसका पता स्मिथ को भी हो गया था। दूसरी तरफ क्लाइन काफी तेजी से उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो भागते भागते एक गली में जा पहुंचा, पर जब वो आगे ही जा रहा था उसी वक्त कोई उस पर पानी गिरा देता है, जो देखकर वो अपना चेहरा ढक लेता है। लेकिन जब वो देखा तो पानी वहीं पर फ्रीज हो चुका था। धीरे धीरे वहाँ पर चीजें अजीब होने लगी और ये किसी बियोंडर का काम है। उसी वक्त सारी खिड़कियाँ अचानक खुल जाती हैं, जो देखकर वो दुम दबाकर भागने लगा, पर वो रुक जाता है क्योंकि आगे की जगह गायब हो रही थी। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए दूसरी ओर भागने लगा। रास्ते में गली बंद होने ही वाली थी, लेकिन क्लाइन मौके पे झोंका मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ वो एक करवा के पास आकर रुक गया। साथ ही साथ उसमें एंटर करने के साथ बोला बंदरगाह चलो, जिस पर एग्री करने के साथ करवा का मालिक बंदरगाह की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ क्लाइन राहत की सांस लेते हुए कहता है कोई भी मेरे पीछे नहीं है और कुछ भी अजीब नहीं लगता, पर वो करवा उसको बंदरगाह की तरफ ना ले जाते हुए दूसरी जगह की तरफ ले जाने लगा था। जो देखकर क्लाइन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बंदा बताता है वल्च का घर। ये कहते ही उसने स्पीड बढ़ा दी थी और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्मिथ था। तभी उसकी अचानक आँख खुल जाती है और उसको लगा नहीं था कि ये कोई सपना होगा। उसी वक्त उसका गेट अचानक खुलने लगा। साथ ही सामने की तरफ स्मिथ खड़ा था, जो उसके कमरे में आते के साथ कहा नाइट हॉल डन स्मिथ। वहाँ के इस मंजर को देखकर क्लाइन हैरान होने के साथ मन में बोला क्या क्या उसने मेरे ड्रीम में हेर फेर किया, वह बियोंडर है। तभी स्मिथ क्लाइन से कहता है मिस्टर मोरालिटी, हम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा काफी पावरफुल हैं। उसके ये कहते ही पूरी जगह टुकड़ों में बिखरने लगी। साथ ही साथ वो दोनों एक ऊंची जगह पर आमने सामने खड़े थे। तभी एक लड़की आते के साथ क्लाइन को बताती है रिलैक्स, मैं चमत्कारी और चतुर रहूंगी, बस अपने आप को ढीला छोड़ दो। साथ ही साथ स्मिथ बता रहा था चिंता मत करो, वह बस तुमको शांत कर रही है। वह आदमियों की उम्मीद से लाशों को ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद क्लाइन एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था, जहां पर काफी सन्नाटा था। तभी उसकी मॉम डैड उसको खाने के लिए इनवाइट कर रहे थे, जो देखकर क्लाइन काफी खुश हो जाता है। लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की क्लाइन का नाम उसके करीब आकर पुकारती है, पर जब वो देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। बस उसको आवाज आती है सरफेस मेमोरी मिटाई जा सकती है, लेकिन मन के अवसर में इसके रिमेंस के प्रोजेक्शन जरूर होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन अपने मन में कहा क्या उसने इसे देखा नहीं, लगता है उसे इसकी खोज नहीं हुई है। उसके शब्दों को देखते हुए लगता है कि यह मेरा माइंड है, लेकिन वह मेरे सीक्रेट नहीं देख सकती। क्या इसका कारण ग्रे फॉग हो सकता है? उसी वक्त वो लेडी उसके काफी करीब आते के साथ पूछती है क्लाइन मुझे बताओ कि नोटबुक तुमने कहाँ से ली और स्टीगोन्स फैमिली का मेंबर कौन है? जिस बात का जवाब देते हुए क्लाइन बताता है नोटबुक चली गई, मैं नहीं जानता। तभी बीच उससे कहती है 27 जून को वेल्स के घर में क्या हुआ, पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए वो आगे उससे पूछती है जब वो मर गए तुम क्या कर रहे थे? जो सुनने के बाद क्लाइन के हाथों में वही रिवॉल्वर क्रिएट हो जाती है जिसने उसको उसके ऊपर पॉइंट कर दिया था। साथ ही साथ उसके पीछे वेल्च और नाया भी आ गए थे, लेकिन क्लाइन उसको गोली ना मारते हुए खुद को ही गोली मार देता है। जिसके बाद उसकी आंख अपने घर पर खुलती है, जहाँ पर बीच स्मिथ से कह रही थी मैं 3 बातों के बारे में सोच हूँ। उसने खुद को गोली मार ली, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। जहाँ तक उसकी खोई हुई यादों की बात है, वह वेल्च और नाया की आत्माओं की तरह ही है। साथ ही कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। जिस पावर ने उसे इफेक्ट किया वह भयानक है। मैंने कभी भी इतनी मुश्किल चीज का सामना नहीं किया। और यह लड़की नाइट गोडेस डेली साइमन है। तभी साइमन स्मिथ को केयरफुल रहने को कह रही थी, जिस पर स्मिथ एग्री था। साथ ही वो उसको बताता है एंटी गिल्स फैमिली की नोटबुक गायब है और तुम अभी भी खतरे में हो, लेकिन हम तुम्हारे बेबी सिटर नहीं है, हम तुमको सेफ नहीं रख सकते। या क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे और एक बियोंडर बन जाओ? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।
तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा एपिसोड 1 एंड हुआ था। तभी स्मिथ क्लाइन को बता रहा होता है, आंटी गोल्स फैमिली की नोटबुक गायब है और तुम अभी भी खतरे में हो, या क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे और बियॉन्डर बन जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन के होश उड़ चुके थे। नीचे की तरफ एक लालटेन पर चिपके कीड़े अचानक मर जाते हैं। इसके बाद सुबह हो चुकी जहाँ पर एक इनविजिबल फैदर आते हुए जमीन पर जा गिरा और इस फैदर का रोल इस एपिसोड में काफी ज्यादा जरूरी है। एपिसोड 2 बियॉन्डर। दूसरी तरफ क्लाइन एक कार्ड को कहीं ले जाने के साथ कह रहा था, तुम हम में शामिल हो जाओ। उसने ऐसे ही बात कही थी। साथ ही उसने मुझे हाउंड पब पर जाने को कहा। अगर मैं नाइट हॉक्स में शामिल हो जाऊं तो इसके चलते मेरे सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, लेकिन यह एक फेमो क्लास हो सकता है। इस समय यह मिस्टिसिज्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है और उस शॉप का नाम हाउंड पब है। स्मिथ उसको यहीं पर आने को कह रहा था जबकि क्लाइन उस पब में जाने ही वाला था। उसी वक्त एक पर्सन आते के साथ उसका रास्ता रोकते हुए आगे निकल गया। उनके मैनर्स को देखकर क्लाइन हैरान हो गया था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर चला जाता है। अंदर की तरफ एक खेल चल रहा था जहाँ पर काफी सारे चूहे एक बिल्ली के हाथों मारे जा रहे थे, जो देखकर वहाँ के सभी नशेड़ी उनका मजा ले रहे थे। क्लाइन की दूसरी तरफ एक बंदा दूसरे पर्सन की धुलाई कर रहा होता है, पर दो पर्सन आते के साथ उसे रोक लेते हैं। उसी वक्त उसकी नजर क्लाइन पर पड़ जाती है जो उसे ही देख रहा था, इसलिए वो बंदा क्लाइन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो नौसिखिए, क्या तुम मेरे हाथों पिटना चाहते हो। तभी पब का ओनर क्लाइन को बताता, हम दूध नहीं बेचते बच्चे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए क्लाइन कहता कि मैं भाड़े के सैनिक की एक टीम किराए पर लेना चाहता हूँ मिस्टर राइट। इस पे एक पर्सन कहा, तुम्हारे अनुसार यह कौन सा पीरियड है और वो लोग क्यों अस्तित्व में होंगे। उसकी बकवास को सुनकर मिस्टर राइट उसके सामने एक बियर का गिलास धरने के साथ वो सीधे क्लाइन से पूछता है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। जो सुनकर वो डन स्मिथ का नाम बता देता है। उसके मुंह से ये नाम सुनकर राइट अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए उसको अपने पीछे आने को कहता है। फिर राइट उसको एक कमरे में घुसाकर बंद कर दिया और वो जिस कमरे में घुसा है वो एक लिफ्ट है। साथ ही साथ क्लाइन लिफ्ट के माध्यम से बैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में आ गया था। यहाँ तक कि वो कंपनी काफी ज्यादा बड़ी थी। सामने की तरफ एक लड़की सो रही थी। इसकी डिटेल यह है कि वह रोजन एडिलेड एक क्लर्क है एवरनाइट गोडेस नाइट हॉक्स की। तभी उसके पास क्लाइन आकर टेबल पर थपथपा देता है। उसके शोर की वजह से रोजन तुरंत अखबार को अपने पास लाते हुए बताती कि कोल्स्टन के लिए सीधी स्टीम ट्रेन सॉवरिंग आज शुरू की गई, पर वो क्लाइन को अपने सामने देखकर उसके बारे में पूछती है, जिस बात पर वो अपना नाम क्लाइन मोरेटी बता देता है। उसका नाम सुनते ही रोजन को याद आ गया था कि कैप्टन ने एक लड़के का जिक्र किया था। उसके ये कहते ही रोजन के पीछे की तरफ एक मिस्टीरियस रास्ता खुल जाता है। साथ ही साथ रोजन उसको अंदर की तरफ भेज देती है और पहली बार में उसकी मुलाकात मिशेल से हो जाती है, पर वो किताब पढ़ रहा था इसलिए मिशेल उसको हाय कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रोजन क्लाइन को कहीं ले जाते हुए कह रही थी कि मैं रोजन एक क्लर्क हूँ, अब हम कलीग्स हैं और हम हमेशा बिजी नहीं रहते। लेकिन पिछले 2 दिनों में बियॉन्डर्स के मामले ज्यादा सामने आए हैं। उसी वक्त हम एक और लड़की को देखते हैं जो रॉयल रेड इन एवरनाइट गोडेस नाइट हॉक्स दी स्लीपलेस है। तभी रोजन आगे बढ़ते हुए क्लाइन को बताती है, वह रॉयल है, वह काफी सुंदर नहीं है, पर मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। फिर वो दोनों एक अलग ही जगह पर आ गए थे, जिसके बारे में रोजन बताती है कि वह प्राय है और वो दूर लग सकते हैं, लेकिन उनकी नजर काफी अच्छी है। उन्होंने ही मुझे स्केच बनाना सिखाया। फिर हम फ्राई को देखते हैं जो एक कॉर्प्स कलेक्टर है और इनका काम यह है कि जब कोई युद्ध में या किसी भी तरह से लोग मारे जाते हैं तो उन बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करना या उनको उनकी फैमिली तक पहुंचाने का काम उनका ही होता है। जबकि रोजान एक बंदे के बारे में क्लाइन को बता रही थी। क्लैनी लगभग 6 महीने तक नाइट हॉक्स में शामिल रहे, लेकिन किसी भी मिशन पर वह हमेशा घबराया रहता है। और तुम आगे बढ़ो, कैप्टन ठीक सामने है। लेकिन क्लाइन रोजान से पूछता है, क्या तुम नहीं चलोगी, जिस पर रोजान बताती है, मैं हमेशा कैप्टन से डरती रही हूँ बिना किसी कारण के। वह सच में बहुत दयालु और ख्याल रखने वाले हैं, बिल्कुल एक फादर की तरह। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन बोला, क्या डैड से डरना नॉर्मल बात नहीं है, जिस पर रोजान एग्री थी। पर क्लाइन को आगे का सफर अकेले ही तय करना पड़ा और वो चलते चलते चाइनीज गेट के पास आकर खड़ा हो गया था। उसी वक्त उसके पीछे ड्यूटी रूम खुल जाता है। अंदर की तरफ स्मिथ उसका ही इंतजार कर रहा था और ये नाइटमेयर है। नाइटमेयर के पास साइकिक एबिलिटी होती है। तभी स्मिथ उसको स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट आवा काउंटी पुलिस का फॉर्म देते हुए इस पे साइन करने को कहता है। सिग्नेचर हो जाने के बाद स्मिथ उसको बताता कि यह हमारे कई कवरों में से एक है। हम एवरनाइट गोडेस के चर्च के अंडर हैं, स्पिरिचुअल इंसिडेंट से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं। अब तुम हम में से एक हो। जिस पर क्लाइन कुछ ज्यादा ही खुश होने के साथ कहता कि मुझे तुम्हें कैप्टन कहना चाहिए। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ स्मिथ का कहना है, लेकिन यहाँ पर
और एक चेतावनी है, एक नाइट हॉक के रूप में कंट्रोल खोने का खतरा है, उससे लो मेरे पीछे आओ। जो सुनकर क्लाइन एक कैंडल ले लेता है, साथ ही साथ उसने एक दरवाजा खोल दिया था। अंदर की तरफ काफी सारी कैंडल जल रही थी। तभी इस चीज के बारे में स्मिथ बता रहा था, यहाँ पर हर नाम एक सैक्रिफाइस नाइट हॉक का है। ज्यादातर उनकी मौत का कारण उनकी कंट्रोल के बाहर जाने का था। वह टिंगन के पायोनियर्स हैं, हम उनको याद करते हैं और तुम उनके लक्ष्य कदम पर चलोगे। जिसके बाद क्लाइन उस कैंडल को एक ग्रेव पर रख देता है। तभी स्मिथ उससे पूछता है, क्या तुम मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो? जिस पर एग्री करने के साथ क्लाइन बताने लगा, क्रिएटर केओस से अट्रैक्ट हुआ। लाइट की पहली रे का निर्माण, फिर उसने समस्त अस्तित्व की रचना की। उसकी आंख सन बन जाती है और दूसरी क्रिम्सन मून, उसकी बॉडी लैंड और स्टार बन गए। उसके बाल फिनिक्स में बदल गए, उसके कान डिमोनिक वुल्फ में बदल गए। उसके ऐसी बातों को सुनकर स्मिथ कहा, हम सभी एक ही ओरिजिन से हैं। इंसान मिस्टिसिज्म इंग्रेडिएंट से पोषण बना सकता है पाथवे की पावर हासिल करने के लिए। पाथवे का नाम सुनकर क्लाइन हैरान होने के साथ अपने मन में बोला, हैंडमैन ने कल इसका जिक्र किया था कि 22 पाथवे हैं। उसी वक्त स्मिथ कहने लगा, एवरनाइट गोडेस का चर्च सीक्वेंस नाइट पोषण के 4 पाथवे हैं। कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे कॉर्प्स कलेक्टर के सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। मिस्टिक प्रायर और सीयर मिस्टिसिज्म में बेनिफिशियल है, लेकिन यह ऑफेंस में कमजोर है। मैं तुमको क्या याद दिला रहा हूँ, यह सीयर पाथवे के बारे में है। हमारे पास केवल सीक्वेंस 9 है, इसलिए अभी डिसाइड मत करो। सबसे पहले ओल्ड लील के अल्केमी रूम में जाओ, वहाँ तुमको बेस्ट चॉइस चुनने में मदद करने के तरीके बताएगा। जिस पर एग्री करने के साथ क्लाइन अल्केमी रूम की तरफ रवाना हो चुका। उसके जाने के बाद स्मिथ परेशान दिख रहा था, क्योंकि बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है जितना देखने से लगता है। जब कोई सीक्वेंस 9 के पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पावर हर कोई झेल नहीं पाता, यहाँ तक कि वो पावर कंट्रोल के बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ स्मिथ बोला, हम गार्डियन हैं, लेकिन साथ ही दुखी लोगों का ग्रुप भी, और लगातार खतरों और पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्लाइन कहता है कि ऐसा लगता है कि चाहे मैं कोई भी पोषण चुनूं, मुझे मिस्टिसिज्म पर नॉलेज की जरूरत है। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर बाहर है, जहाँ तक कि मिस्ट्री प्रायर और सीयर का सवाल है तो कौन सा बेहतर होगा? अरे यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो खेत में सुई ढूंढने जैसा है। जिसके बाद वो एल्केमी रूम तक पहुँच गया था, जहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक धमाके की आवाज आती है और उस धमाके के अंदर से ओल्ड नील बाहर आते हैं, साथ ही एक क्लर्क है। पर जब वो क्लाइन की तरफ देखते हैं तो वो उसका पहचान नहीं पा रहे थे, जो देखकर क्लाइन उनको अपना नाम बता देता है। उसका नाम सुनते ही ओल्ड नील कहने लगे, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है नौजवान, स्मिथ ने मुझे बताया था। क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हो? तुम मुझे ओल्ड नील कह सकते हो। सीक्वेंस को सेलेक्ट करने में कोई जल्दबाजी मत करना, पहले वहाँ के डॉक्यूमेंट को सिस्टमैटिक करने में मेरी मदद करो। जिस पर एग्री करने के साथ क्लाइन उनकी मदद करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उनकी किताबों को एकदम सही जगह पर रख रहा था, जो देखकर ओल्ड नील कहने लगे, स्मिथ ने कहा कि तुम एंशिएंट फेसिक और हर्मिस में स्किल्ड हो। जिस बात का जवाब देते हुए क्लाइन बताता है कि मैं इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, मैंने उनको स्टडी करने में काफी ज्यादा समय बिताया है। ये बात सुनकर ओल्ड नील बोलने लगे, किसी आसान चीज की शुरुआत करो या जिसमें तुम फैमिलियर हो। एक बार जब तुमको इसकी आदत हो जाए तो तुम शायद समझ पाओ। ये नोटबुक एम्परर रोसेले की मौत के बाद गायब हो गई, लगभग सभी नोटबुक हो गई। इसमें मुझे काफी कोशिश करनी पड़ी इनकी 3 कॉपीज को हासिल करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा इन्वेंट इन स्ट्रेंज सिंबल में मिस्टिसिज्म पावर इनहेरिट है। लगभग 150 सालों से भी अधिक समय से कोई भी उनके ट्रू मीनिंग को ठीक से समझ नहीं पाया। हालांकि मैंने कुछ सिंबल का पता लगा लिया है, मुझे यकीन है कि वह नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है यह सच में है एक डायरी। उस लैंग्वेज को देखकर क्लाइन बोला, अरे ये तो सिंप्लीफाइड चाइनीज है। और 18 नंबर, यह सचमुच एक दिलचस्प मामला है। मैंने एक गरीब आदमी को फंसा हुआ पाया स्टोर में और एक डार्कनेस में खो गया। तभी वॉरियर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद कहा, वह लकी है, वह मुझसे मिला। इस पीरियड का प्रोटैगोनिस्ट रोसेले गुस्तावा 1 जनवरी 1184। यह एक शानदार न्यू ईयर पार्टी है। लेडी फोलेरोनेना सचमुच शानदार थी। तभी क्लाइन अजीब सी स्माइल करने के साथ कहा, एम्परर तुम इतने पैशनेट कैसे थे? तभी रोसेले गुस्तावा कहता है, मैंने उसे कई बार दोहराया है, पोषण की उसमें महारत हासिल करना ना ही बल्कि उसे असिमिलेशन करना है। यह पावर को हासिल करने की बात नहीं है बल्कि काम करने की बात है। ये सब सुनने के
के बाद क्लाइन अपने मन में कहा, पोर्शन के नाम बेसिकली सिंबॉलिक नहीं है, लेकिन ठोस इमेजिनेशन और इंटरनलाइज की इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू मेरी मदर टंग, शायद मुझे घर लौटने का रास्ता भी मिल जाए। जिसके बाद एक वाइन का गिलास टूटकर बिखर गया था। वहीं की साइड की तरफ रोसेले गुस्ताव बताते हैं कि तब मैंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अप्रेंटिस सेलेक्ट करना चाहिए था, या सियर और मुराडर भी हो सकता था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन का कहना है वह बेहतर चॉइस है। वैसे उनका क्या मतलब था? जिसके बाद क्लाइन उस मतलब को खोजने ही वाला था, तभी ओल्ड नील उसे उस दुनिया से बाहर निकाल देते हैं। अपना ध्यान भटकने की वजह से क्लाइन ओल्ड नील से माफी मांगते हुए कहता है, मैं इस डायरी को समझने और उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस बेवकूफी को देखकर ओल्ड नील हंसने के साथ कहते हैं, तुम पक्के तौर पर यंग हो। यंग हमेशा सोचते हैं कि वह यूनिक है, जिस पर वो अपनी किताब लेने के साथ बताते हैं। पोर्शन के बारे में अभी तक कई आइडिया है, मैं तुमको और ज्यादा विस्तार से समझा सकता हूँ। अच्छी सलाह देना सबसे अच्छा है। जो सुनने के बाद क्लाइन सोचने लगा, मैं अपने प्रोसीड पर भरोसा करूंगा। ये सब सोचने के बाद क्लाइन ओल्ड नील से कहा, मिस्टर नील, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सियर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओल्ड नील हैरान होने के साथ कहते हैं, सियर क्या तुम श्योर हो? मुझे तुमको काफी पोलाइट के साथ बताना चाहिए था। एक बार जब तुम पोर्शन ले लेते हो तो तुम पीछे हटने के बारे में नहीं सोच सकते। जिस बात पर एग्री करने के साथ क्लाइन कहा कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर नील कुछ देर सोचने के बाद हंसते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। सियर पाथवे सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल मेरे जैसा है, जो आसानी से राजी नहीं होता। फिर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लाइन बोला कि इन डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने में मदद मिली, साथ ही मुझे मिस्टिसिज्म के बारे में जानने की इच्छा है। तभी ओल्ड नील रोसेले की बात करते हुए कहते हैं, एम्परर रोसेले ने एक बार कहा था, नॉलेज ही पावर है। जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो चलो शुरू करें। जिसके बाद मिस्टर नील एक बॉक्स खोलने लगते हैं और उसके अंदर सियर पावर का पोर्शन था। तभी एक आवाज बताती है, 100 ml प्योर वाटर, नाइट सीड एक्सट्रैक्ट की प्योर बूंदे, 7 गोल्ड की पुरानी पत्तियां, पॉइजन होमलॉक एक्सट्रैक्ट की 3 बूंदे, 9 ग्राम ड्रैगन ब्लड ग्रास पाउडर और की इंग्रेडिएंट्स 100 ml लाओस स्क्वेड क्रिस्टलाइज ब्लड, आखिर में 50 ग्राम स्टीयर स्काबा क्रिस्टल। साथ ही जो अभी इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो सभी पोषण की रेसिपी थी। और जब मिस्टर नील उस पोषण को बाहर निकालते हैं तो उसमें से प्योर कलरफुल ओरा बाहर आता है। साथ ही साथ उस पोषण को क्लाइन के पास धरते हुए नील बताते हैं, ये रहा तुम्हारा सियर पाथवे पोषण। उस पोषण के हुलिये को देखकर क्लाइन को लग ही नहीं रहा था कि इसको पिया जा सकता है। वैसे मुझे सचमुच जहर तो नहीं दिया जा रहा। उसको अच्छे से देखने के बाद क्लाइन मिस्टर नील से पूछता है, क्या मैं इसको यूं ही पी लूं? जिस पर ओल्ड नील बताते हैं कि पहले एक गिलास वाइन क्यों नहीं पी ली जाए और मेरे साथ डांस करो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन कहने लगा, मिस्टर नील, मेरा मतलब यह नहीं था। इस पे ओल्ड नील कहे, मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब क्या था। डरो मत और संकोच मत करो। जितना ज्यादा तुम चिंता करोगे उतना ही बुरा रिजल्ट हासिल होगा। तुम्हारे पास एक अच्छा कारण है, अब वहीं बैठे रहना। जिसके बाद क्लाइन वहीं पर बैठकर सियर पोर्शन को देखने लगता है, क्योंकि उसको पीने के बाद क्लाइन या तो पावरफुल बन जाएगा या तो मौत के घाट मारा जाएगा। ये सब सोचने के बाद वो आखिर में फैसला कर लेता है। इसी के साथ क्लाइन पोर्शन को एक ही बारी में गटक लिया। साथ ही साथ वो पोर्शन उसकी पूरी बॉडी में एंटर करते हुए उसके पूरे ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से उसके खून का कलर भी बदल जाता है। यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ चुकी थी। पर जब क्लाइन अपनी आँख खोलता है तो उसको अजीब अजीब सा लग रहा था। उसी वक्त ओल्ड नील उसका नाम लेने के साथ कहते हैं कि तुमने अभी अभी पोर्शन कंज्यूम किया है, इसलिए कुछ पावर बाहर जा रही होगी। ये है नॉर्मल है। अब फोकस करो, एक ऐसी चीज को इमेजिन करो जो इस वर्ल्ड में काफी आम है। जिसके बाद क्लाइन एक हेड को इमेजिन करता है। उसकी पावर को सेंस करके मिस्टर नील बताने लगते हैं, बहुत बढ़िया, अब अपने आइडिया को एडजस्ट करो, साथ ही किसी अनोदर ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो। जिसके बाद क्लाइन काफी खतरनाक ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से जमीन में क्रैक पड़ने लगे थे। साथ ही साथ पूरा का पूरा अल्केमी रूम की छत उड़ जाती है। और इसको रियल मत समझ लेना, बस ये एक इमेजिनेशन है। पर उसकी पावर को वहाँ के सभी लोग सेंस कर पाएंगे। दूसरी तरफ मिशेल को भी इसके बारे में पता चल गया था। यहाँ तक कि पूरी जगह सेक हो रही थी। क्लाइन की ऐसी पावर को देखकर ओल्ड नील उसे स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, और तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। एक ऐसे ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो जो इस वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है। फिर हम क्लाइन को देखते हैं जो हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी उसके नीचे एक मिसाइल क्रिएट होने लगती है और एक ही मिसाइल पूरे किंगडम को उड़ाने के लिए काफी है। उसी वक्त एक पर्सन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? आसमान आज अलग दिख रहा
रहा है, जबकि मिस्टर नील उसे गाइड करते हुए कह रहे थे, फोकस रहना, तुमने जिस ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया था उसके बारे में सोचो। जिसके बाद क्लाइन एक काफी बड़ी मिसाइल को पूरी तरह से क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसने बीच में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिरते समय काफी सारे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है, जैसे एयरप्लेन, चीन की काफी बड़ी दीवार, कार, और आखिर में उसने एडवांस एस्केप सूट को इमेजिन किया। और ये ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। असल दुनिया की तरफ ओल्ड नील की एल्केमी रूम में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है, जो देखकर मिस्टर नील काफी हैरान हो गए थे। साथ ही साथ वो उससे पूछते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अपनी स्पिरिचुअलिटी को पकड़े रहो, उसे छोड़ने की गलती मत करना। लेकिन उस पावर को संभालने में क्लाइन की हवा निकल रही थी, जिसके बाद पूरे किंगडम में ग्रे फॉग फैल जाता है और एक जोर की रोशनी के साथ क्लाइन की आंख खुल चुकी और अब वो अपनी पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। जबकि एबिलिटी शेयर इसी के साथ क्लाइन एवरनाइट गोडेस नाइट हॉक्स का चेला बन चुका, पर क्लाइन को किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं है। तभी ओल्ड नील उसे बधाइयाँ देते हुए कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन हमारे सियर, मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम एक होनहार लड़के हो। अच्छा, क्या मैं तुम्हें अब अलग नहीं दिख रहा? यह स्पिरिट विजन है, अब तुम मेरी हेल्थ कंडीशन बता सकते हो, मेरे ओरा को पढ़ने से तुम सब कुछ जान पाओगे। जो देखकर क्लाइन अपने मन में कहा, वह हेल्थी नहीं दिख रहे, क्या इसका कारण यह है कि वह बूढ़े हैं? पर वो उसके पीछे बड़ी बड़ी आंख को देखकर डरने के साथ कहा, तुम्हारे पीछे आंख है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर नील सोच में पड़ गए थे, पर उनको याद आया, अच्छा तो वो आंख, उसकी चिंता मत करो, यह एक रिचुअल का मैजिक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी तरफ क्लाइन के सामने एक स्पिरिट थी जो अचानक गायब हो जाती है। उस चीज को देखते देखते क्लाइन के सर में दर्द होने लगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर मिस्टर नील बताते हैं कि स्पिरिट विजन को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होती है, तुमको इल्यूजन भी दिखेंगे। क्या तुम मिशेल से मिले हो जब वह लड़का पहली बार पोषण कंज्यूम करने के बाद बियॉन्डर बना, फिर वह फिसल गया और नीचे गिर गया? अगर तुम स्पिरिट विजन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो जैसा मैंने किया वैसा करो, अपनी आईब्रो के बीच में 2 बार टैप करो, इससे तुम्हारी स्पिरिट विजन को चालू और बंद करने में मदद मिलेगी। जो सुनकर क्लाइन ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर डीएक्टिवेट हो चुकी। जबकि ओल्ड नील बताते हैं कि स्पिरिट विजन के अलावा तुम डिविनेशन आर्ट की स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि डाउजिंग रोड और सभी प्रकार के स्पिरिचुअल स्टिक मैजिक आइटम। हालांकि इसे आज का दिन मानते हैं। इससे पहले कि तुम जाओ, आवंटी डीमन हंटिंग बुलेट ले लो और इससे अच्छे से ख्याल रखना। इसके अलावा रसीद मत भूल जाना, स्मिथ से उसे रियम्बर्स करवा लेना। इसके लिए ग्रेट एम्परर रोसाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर ड्यूटी रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर स्मिथ उसको चाय सर्व करते हुए कहता कि ओल्ड नील ने ऐसा कहा जिससे तुमने अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, चाहे वह मेडिटेशन हो या स्पिरिट विजन। जिस बात का जवाब देते हुए क्लाइन बोलने लगा, शायद यह सिर्फ सीयर की स्पेशल एबिलिटी है। तभी स्मिथ बताता है कि बियॉन्डर्स के रैलम में मेरा मतलब है कि काफी खतरा होता है। तुम लगातार कुछ सुनते या देखते रहते हो और जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है, इसलिए ताक झाक मत करो और तुमको नहीं सुनना चाहिए या देखना, इसे ध्यान में रखो। जिस पर क्लाइन एग्री था कि वो किसी की भी पर्सनल बात नहीं सुनेगा ना ही देखेगा। जो सुनकर स्मिथ क्लाइन से कहने लगे, इससे पहले कि तुम ऑफिशियल नाइट हॉक बनो, तुम तब तक के लिए क्लर्क के रूप में काम करोगे और यह इस हफ्ते की कीमत है। यह तुम्हारा कैश एडवांस में पूरा का पूरा 12 पाउंड है और इनको इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1415 के करीब होगा। उन पैसों को देखकर क्लाइन अपने मन में बोला, क्लाइन के भाई बहन वह हर हफ्ते केवल 5 या 6 पाउंड ही कमा पाते हैं। मैंने गरीबी पर विजय पा ली है और मैं मिडिल क्लास में आ गया हूँ। इसके बाद यहाँ सीन बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर क्लाइन ने एक दुकान से स्टिक खरीद ली थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही साथ वो अपने काम की पूरी लिस्ट देखते हुए कहता है कि तो ये रोज का काम है, देखते हैं कि तुमको याद है कि नोटबुक कहाँ है। तभी उसके पास एक करवा आकर रुक गया था। करवा के अंदर मिशेल उसको अपने साथ चलने को कह रहा था, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करेंगे। चलो अब कुछ जरूरी बात जान लेते हैं। लोयन किंगडम नॉर्थन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में स्थित है। चौथे पीरियड में अगस्टस फैमिली द्वारा एस्टैब्लिश मेन चर्च एवरनाइट गॉडेस, स्टॉर्म के गॉड, स्टीम और मशीनरी के गॉड हैं। लोयन किंगडम का ब्रीफ हिस्ट्री। इसके बाद यहाँ सीन एम्पायर की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी तेज बारिश होने लगती है। बारिश में गुजरता हुआ एक करवा काफी तेजी से कहीं जा रहा था। अंदर की तरफ मिशेल एक बच्चे की फोटो दिखाते हुए क्लाइन को बताता है, यह एलियट है, तंबाकू मर्चेंट विक्रोय का इकलौता बेटा आज सुबह किडनैप कर लिया गया। जो सुनकर क्लाइन उससे पूछता है कि क्या हम सिर्फ बियॉन्डर को ही नहीं संभालते। जिस बात का जवाब देते हुए मिशेल बताने लगा, हम एक सिक्योरिटी कंपनी के रूप में सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। यह कस्टमर हमारे रेगुलर क्लाइंट में से एक है। एक बार उसे अपनी खोई हुई बिल्ली मिल गई। चिंता मत करो सियर, लोगों का पता
लगाने में सबसे अच्छे होते हैं। ये उसका कपड़ा है, अब काम पर लग जाओ हमारे नए सियर। जिसके बाद क्लाइन उस कपड़े को नीचे धरते हुए अपनी स्टिक को उस पर धरने के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्लाइन बाहर की चीजें काफी आसानी से देख पा रहा था। फिर वो एलियट को ध्यान में रखते हुए उसकी लोकेशन ढूंढने लगा और इसी के साथ उसने ढूंढ लिया, पर ये किसी के कंट्रोल में आते हुए वहाँ से चला जाता है और ये वही किडनैपर थे। पर क्लाइन उसकी हर एक चाल को अपनी आंख से साफ साफ देख पा रहा था कि वो कौन से रास्ते में कौन सी गली में गुजरता। दूसरी तरफ क्लाइन की डाउजिंग रोड एक डायरेक्शन की तरफ गिर जाती है और इसी के साथ उनका यह मिशन शुरू हो चुका। रास्ते में क्लाइन उसे लेफ्ट की तरफ मुड़ने को कहता है, जो सुनकर उसने ऐसा ही किया। आगे बढ़ते हुए वो फिर से उसे राइट में मुड़ने को कहता है और ऐसा करते करते क्लाइन उनको किडनैपर के अड्डे की तरफ ले आया था। साथ ही साथ उसकी डाउजिंग रोड भी उसी मैंसन की तरफ इशारा कर रही थी और इस जगह का नाम फॉरेस्टन स्ट्रीट था। जिसके बाद वो दोनों भूतिया मैंसन में एंटर करते हैं, लेकिन मिशेल क्लाइन को अपने जलवे दिखाने को कह रहा था, जो सुनकर क्लाइन डाउजिंग रोड का इस्तेमाल करते हुए किडनैपर के कमरे तक ले आता है। साथ ही साथ उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर ली थी ताकि वो देख सके कि अंदर कितने किडनैपर हैं। दूसरी तरफ एलियट एक कोने में डरा हुआ बैठा था। उसकी स्किल को देखकर मिशेल उसकी तारीफें करने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ क्लाइन अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर चुका, जबकि मिशेल अपनी पावर से उनका गेट डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका पता चलते ही किडनैपर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर मिशेल उनको ऐसे कैसे भागने दे सकता था। तभी उनका रास्ता रोकने के लिए एक बंदा उसकी तरफ टेबल फेंक देता है, जो देखकर मिशेल उस टेबल को अपनी एक ही लात से दूर कर चुका। साथ ही साथ दूसरा बंदा अपने कट्टे से उस पर हमला कर देता है और वो गोली सीधे जाकर मिशेल को लगने ही वाली थी, लेकिन मिशेल अपना सर साइड में कर बच गया था। साथ ही साथ वो कहा, तुम सच में किडनैपर हो? अगर हो तो अभी किडनैपर वाली कुछ तो बात दिखाओ। जो कहते ही मिशेल उसकी तरफ जाने लगा। उसको अपने करीब आता देखकर वो बंदा उस पर गोलियां फायर करने लगता है। दूसरी तरफ मिशेल उसकी गन को छीनकर उसको एक ही लात में ढेर कर चुका। वहाँ की फाइट को देखकर एलियट अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है ताकि उसके मुंह से एक चूक की आवाज भी ना आ सके, लेकिन मिशेल आंख मारते हुए आगे जाने लगा। जो देखकर उसका एक और साथी सामने की तरफ आते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर दिया था, पर वो बंदा मिशेल के सामने नौसिख किया है। जिसके बाद बंदा उसको एक जोर का घूसा मारने के लिए उसके फेस की तरफ आने लगा, लेकिन मिशेल उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ एक ब्रूटल हिट उसके पेट पे कर देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट चुके थे। साथ ही साथ उसके मुंह से खून आने लगा। दूसरी तरफ मिशेल रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए एक घूसा उसके चेहरे पर चढ़ चुका। साथ ही साथ एक जोर की लात उसके पेट पर मार देता है। फाइट के खत्म होने के बाद क्लाइन एलियट के पास जाकर कहता है, डरो मत, सब ठीक है। फिर वो उसकी रस्सियां खोलने के साथ मिशेल को बताता कि वे आदमी कौन है। जिस बात का जवाब देते हुए मिशेल कहने लगा, हाउंड पब के रेगुलर गैम्बलर्स का झुंड। इसी के साथ हम उसी इनविजिबल फैदर को देखते हैं, जिसके समन होते ही क्लाइन को अजीब सा एहसास होने लगा था। दूसरी तरफ फैदर उन गैम्बलर्स के पास जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ उन दोनों में हलचल होने लगी। वहाँ के इस मंजर को देखकर मिशेल समझ चुका था कि ये कोई साधारण किडनैपर नहीं है। फिर वो क्लाइन को इशारों के थ्रू वहाँ से जाने को कहता है। उसके इशारों को समझते ही क्लाइन तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मिशेल तैयार होने के साथ कहा, ठीक है, यह इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ वो दोनों ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े हो गए थे, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलते हुए एक डीमन का रूप ले लेते हैं, जो देखकर मिशेल भी हैरान हो गया था। पर वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर चुके, जो देखकर मिशेल उन पर ही अटैक करके उनके चंगुल से बाहर निकल जाता है। पर वो क्रिएचर उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं, लेकिन मिशेल बार बार टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बचे जा रहा था। साथ ही साथ वो उस क्रिएचर को हल्के में लेते हुए एक ही बारी में धूल में बदल देता है। पर क्रिएचर अभी मरा नहीं। तभी वो मिशेल के पैरों के नीचे से निकलते हुए क्लाइन की तरफ जाने लगा, जिसका एहसास क्लाइन को भी हो चुका था। इसलिए वो अपनी गन को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो देखकर क्लाइन काफी हैरान हो जाता है। तभी मिशेल उसको सपोर्ट करते हुए कहता कि सियर, उसे जाने मत दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन अपनी एबिलिटी से डाउजिंग रोड की मदद से उस डीमन की लोकेशन ढूंढने लगा था और उसकी जहाँ जहाँ नजर जाती वहाँ से डीमन तुरंत भाग जाता। उसी वक्त डाउजिंग रोड दूसरी ओर चली जाती है, लेकिन डीमन वहाँ से भी तुरंत गायब हो जाता है। इस सस्पेंस की वजह से क्लाइन के पसीने छूटने लगे थे, पर वो डीमन बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वक्त डीमन साइड से बाहर आते हुए अपना बड़ा सा मुंह फाड़ने के साथ उसको खाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्लाइन अपनी गन से उसको शूट कर चुका। साथ ही साथ उसकी डाउजिंग रोड नीचे गिर जाती है, लेकिन क्लाइन से ज्यादा डीमन की हालत खराब हो रही थी। तभी मिशेल उसको बताता है कि वो अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है और उसका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि डीमन छत तोड़ते
करते हुए बाहर भाग चुका। साथ ही साथ वो अपने डिमोनिक पैदर को भी समन कर लेता है। इसी के साथ डीमन काफी फुर्ती से वहाँ से निकलने लगा, पर वो अचानक नीचे की तरफ गिरने लगता है और ये काम मिशेल का था। साथ ही साथ वहाँ पर एक डोमेन क्रिएट हो चुका था और ये पहली बार है कि जब मिशेल ने अपनी असली पावर को शो किया है। फिर वो बताने लगा, क्रिम्सन मून, कम से कम एक बात तो सच है कि यह लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली है। एक बात तो सच है, बाकी सब झूठ है। एक बार में फूल एक ही बार खिलता है, फिर वह इस लाइफ में चले जाएंगे। इसी के साथ मिशेल काफी कूल अंदाज में उसे मार गिराता है, पर जब वो मरा तो क्लाइन घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी मिशेल आते के साथ उससे कहता कि मिडनाइट पोस्ट की एबिलिटी उसे डीप स्लीप में डाल देगी। वैसे कोई तो इसे संभाल लेगा, जिसमें बियॉन्डर्स की आदत शामिल होती हैं। उसी वक्त क्लाइन को कुछ होने लगा था। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारी आंखें समन हो चुकी थी। फिर उसे दिखाई दिया एक मिस्टीरियस दरवाजा, जिसके खुलते ही क्लाइन सामने आया। उसी वक्त मिशेल उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है, जिस पर क्लाइन मना कर दिया था। जो सुनकर मिशेल एलियट को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन क्लाइन उस तरफ ही देखते हुए कहा, इस जगह पर क्लाइन पहले भी आ चुका है। इसके बाद यहाँ सीन बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एलियट अपने फादर के साथ चला गया था। दूसरी तरफ मिशेल डीमन में उंगली कर रहा था, साथ ही वो उसकी निशानेबाजी की तारीफें कर रहा होता है। जो सुनकर क्लाइन फ्लैक्स मारते हुए अपने मन में कहा, लेकिन मेरा निशाना सिर पर था। तभी मिशेल बताता है कि मुझे आश्चर्य है कि बुशेक को यह पोषण कहाँ से मिला। इसे वाइल्ड बियॉन्डर्स पसंद करते हैं, इसलिए बिना किसी शक के गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से मुझे अनकंट्रोलेबल बियॉन्डर से निपटना पसंद नहीं है। सच कहूँ तो तुम काफी लकी हो, पहली बार दौड़ने वाले शायद कभी दौड़ते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाइन कहने लगा, तुम पक्के रूप से लक को डिफाइन करते हो, वो भी अनोखे तरीके से। जिस बात पर मिशेल बोला, एनीवे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगा। फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे हाई फाई करने को कहने लगा, जिस पर क्लाइन उसे हाई फाई करने के साथ कहा, वैसे और कुछ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिशेल कहता कि कुछ तो तुम्हारे में है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। मिशेल की ये बात सुनकर क्लाइन को दिल का दौरा आने ही वाला था, पर वो वहाँ से खिसक जाता है क्योंकि वो मिशेल की और बात नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ मिशेल का कहना है, तुमने कुछ देर पहले क्या देखा? मैं जानता था ये स्पेशल नहीं है। उसके ये कहने के बाद मिशेल की शैडो हिल रही थी। अगले सीन में क्लाइन गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। साथ ही वो अपने गेट के पास पहुंचकर कहने लगा, अगर मोलिसा को पता चल गया कि मेरी इतनी जल्दी नौकरी लग गई तो उसका चेहरा देखने लायक होगा और वो आगे बढ़ते हुए अपना कमरे का दरवाजा खोल पाता। उससे पहले ही वो दरवाजा खुद ही खुल जाता है और अपने सामने इस मंजर को देखकर क्लाइन के गूज़बम्स आने लगे, पर वो पीछे की तरफ तुरंत निकल जाता है। लेकिन जब वो पीछे की तरफ जाने लगा तो क्लाइन उसके अंदर ही चला जाता है। अब ये देखकर क्लाइन हक्का बक्का होने के साथ कहा, क्या चल रहा है? मैं पहले ही घर पहुंच चुका हूं। पर जब वो अपने पीछे की तरफ देखा तो उसके सामने वही गेट था जो उसने कुछ ही देर पहले अपने माइंड स्पेस में देखा था। इसी के साथ क्लाइन उसकी तरफ जाने लगा। दरवाजे के अंदर की तरफ क्लाइन की नोटबुक के पन्ने काफी तेजी से पलट रहे थे। फिर वो एक पन्ने पर जाकर रुक जाते हैं जिसमें लिखा था, सब मरेंगे मुझे मिलाकर। जो देखकर क्लाइन को दा फूल की इमेज दिखने लगी थी। साथ ही साथ वो दा फूल के कार्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है, पर यह एक सपना था। इतने खतरनाक सपने को देखकर क्लाइन कहता है, किडनैपिंग की जगह के उस पार का घर एंटीगोन्स फैमिली की नोटबुक का सुराग उसके पास है। इसके बाद यहाँ सीन बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर बेंसन जाते हुए कह रहा होता है, नंबर 2 टैफोली डिस्ट्रिक्ट। फिर वो चलते चलते क्लाइन के घर के पास आकर रुक जाता है। उस घर के लेटर बॉक्स में मोराटी लिखा हुआ था। तभी बेंसन दरवाजे में नॉक करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद गेट को सीधे खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर उससे पहले ही क्लाइन और मोलिसा दरवाजा खोल देते हैं। और यह पर्सन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करता है। साथ ही ये उनका बड़ा भाई बेंसन मोराटी है। दूसरी तरफ वो दोनों अपने इस नए घर में उसका वेलकम करते हैं। उनके इतने बड़े घर को देखकर बेंसन हैरान होने के साथ कहता है, तो क्या सचमुच हम यहीं पर रहेंगे? तभी क्लाइन बताता कि इसमें कोई शक नहीं है बेंसन, अब से ये हमारा नया घर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मोलिसा का कहना है, लेकिन आयरन क्रॉस स्ट्रीट का पट्टा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कंजूस मकान मालिक हमारा डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा। पर उनका भाई इमोशनल होने के साथ कहता है, चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। आखिरकार वह बबून जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है। जिसके बाद क्लाइन पहली बार कुकिंग करने लगा था। उसका बनाया गया खाना काफी ज्यादा खुशबूदार है। उसकी खुशबू लेने के साथ मोलिसा उससे पूछती है, क्लाइन क्या ये सच में खाना पकाने की तुम्हारी पहली कोशिश है? जिस बात पर क्लाइन एग्री था, पर जब मोलिसा उस खाने को खाती है तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आया। दूसरी तरफ बेंसन क्लाइन को एक तोहफा देते हुए कहा, तुमको जॉब मिल गई है, इसलिए तुमको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इस तोहफे को पाकर क्लाइन
काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी मोलिसा बताती है बेंसन इसके लिए काफी समय तक बचत कर रहा था, तो इसे पहन कर देखो कि यह तुम्हें पसंद है या नहीं। जिस पर एग्री करने के साथ क्लाइन वो कोट पहनकर सामने की तरफ आ गया था और ये कोट उस पर काफी जच रहा है। साथ ही साथ क्लाइन बताता कि मुझे इससे प्यार है, थैंक यू बेंसन। और मोलिसा उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो अपने भाई होने का फर्ज अदा करता है। उसी वक्त क्लाइन को अपने मोम डैड की झलक दिखाई देने लगी थी। साथ ही बेंसन कहता कि हम फैमिली हैं, इसलिए इसका जिक्र मत करो। चलो क्लाइन के अच्छे काम की सराहना करते हुए पीते हैं, हमारा फ्यूचर और भी बेहतर हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कर दो भर भर के जितना हो सके। साथ ही लाइक करना मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।